सबसे पहले तो मैं आज 17 अप्रैल के दिन पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जन्म जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों याद रखो, जिस तरह मैं समझता हूं सरकार बंदूक की गोली पर लोगों की भावनाओं को नहीं बदल सकती, उसी तरह से देश के नौजवानों याद रखो, कोई भी सरकार जो बंदूक की गोली के सामने झुक जाएगी, चंद्रशेखर भी तो भारतीय राजनीति के द्रोण ही तो है, वो गुरु ही तो है भारतीय राजनीति के। कितनी कुछ बातें उनसे सीखने को मिलती है। शब्द तलवार से बेबा की कटार सी और किरदार जहर सा। कोई एक बार मिले तो मर मिटे ऐसा व्यक्तित्व। अब जितने भी लोग सुनने वाले हैं उन सबको मेरा अभिनंदन, मेरा नमस्कार। हालांकि इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में मैं इतनी बातें भी नहीं जानता। हालांकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, राजनीति में इतनी कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कंटेम्पररी पॉलिटिक्स अपने आप में हिस्ट्री का पार्ट होता है। इसलिए मैं जितनी बातें जानता हूँ, क्योंकि मुझे भूमिका के लिए आमंत्रित किया गया है, तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। 17 अप्रैल 1927 उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के एक इब्राहिम पट्टी नाम के गांव में चंद्रशेखर का जन्म होता है। ये बलिया वही बलिया है जिसके मंगल पांडे ने कभी 1857 की क्रांति में सबसे पहले उन चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी प्रतिध्वनि की हुंकार भरी थी। ये वही बलिया है जहां पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश की पहली समानांतर सरकार चित्तू पांडे बना रहे थे। शायद इसी वजह से उस बलिया की भूमि को बागी कहा जाने लगा, और वो बागीपन चंद्रशेखर के व्यवहार में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में भी हमें झलकता हुआ नजर आता है। मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी हूं, इसलिए जब मैं तारीखें देखता हूं तो एक अलग रोमांच महसूस करता हूं। मैं 17 अप्रैल 1927 जैसे ही देख रहा था तो मैंने और टटोला तो मुझे पता चला कि वो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा थी, अर्थात वो हनुमान जन्मोत्सव था। मैं देख रहा था कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का जन्म हुआ था। इन दिनों में जब मैं थोड़ा चंद्रशेखर के बारे में आज के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तो मैंने और देखा कि हनुमान उनके जीवन में यदा कदा दिखाई दे जाते हैं। चंद्रशेखर जी के बारे में आगे आने वाले तमाम वक्ता मेरे से ज्यादा बता पाएंगे। भारत यात्रा उनकी जो बहुत फेमस रही थी, जनता पार्टी की टूट के बाद में जो निकाली गई थी, उस दौरान के कई किस्से मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। उनके एक मित्र थे भाई वैद्य, जो अक्सर हर चीज के ऊपर शंका प्रकट करते रहते थे। सर्दियों का समय शुरू होने वाला सा था, इसलिए थोड़े फोम वाले होल्डोल की आवश्यकता थी। लगभग 50 होल्डोल की आवश्यकता थी, और भाई मित्र वैद्य बार बार ये कह रहे थे कि होल्डोल कहाँ से लिए जाएंगे। चंद्रशेखर जी ने एक दिन संतोष तुलसीयान को कहा कि 50 होल्डोल की व्यवस्था की जाए। उन्होंने भाई वैद्य को आके कहा कि कल तक होल्डोल की व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने से मजाक में टाल दिया कि कौन सा हनुमान ला कर देगा तुम्हें, और अगले दिन वाकई 50 होल्डोल आ गए थे। चंद्रशेखर जी ने कहा कि शायद हनुमान ही देकर गए होंगे। एक दिन यात्रा के दौरान कहीं पर रुके हुए थे, उस जगह पर पिछले 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। भाई मित्र वैद्य ने वापस कहा कि बरसात हो रही है, यहाँ पर कैसे रुक पाएंगे आज रात को। चंद्रशेखर जी हंसकर बोले कि शायद हनुमान जी बरसात रात को बंद कर देंगे। लेकिन उस रात को बरसात नहीं हुई। अगले दिन जब यात्रा वहां से प्रारंभ हुई तो पुनः वहां पर बरसात होने लग गई थी। जब मध्य प्रदेश तक यात्रा पहुंची तो यात्रा के एक प्रमुख सहयोगी विजय राघवन चंद्रशेखर जी से मिलने के लिए आए, और उन्होंने कहा कि यात्रा के जो पोस्टर छपवाने के लिए हमने दिए थे, उनके 1 लाख रुपए प्रकाशक पहले मांग रहा है, वरना वो पोस्टर नहीं देगा, और अपने पास 1 लाख रुपए नहीं है। भाई वैद्य ने फिर कहा कि शायद हनुमान जी को व्यवस्था कर दे। ठीक उसी टाइम में BL शंकर की एक चिट्ठी चंद्रशेखर जी के पास आती है, और वो कहते हैं कि आप जब यात्रा का केंद्र यहाँ से समाप्त करके आगे बढ़े थे तो आपने लोगों को कहा था कुछ सहयोग कीजिए। तब लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन अब सहयोग राशि कुछ है, वो 1 लाख रुपए से कुछ ज्यादा है। एकाएक एक दूसरे को देखकर चंद्रशेखर और भाई वैद्य फिर मुस्कुरा पड़े थे। हनुमान जी वास्तव में उनकी जिंदगी में जगह जगह उनकी सहायता करते हुए से नजर आते हैं। मैं जब उनका वो प्रधानमंत्री के रूप में अंतिम भाषण देखता हूँ, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में दिया गया था, और अपने त्याग पत्र से पहले वो बोल रहे थे, तब भी वो कह रहे थे कि उधर के पक्ष वाले लोग कह रहे हैं कि मैं एक कठपुतली हूँ। शायद जो खुद कठपुतलियां होती है उनको दूसरे भी कठपुतली नजर आते हैं, पर वो नहीं जानते कि एक छोटा सा हनुमान भी लंका को आग लगा सकता है। पुनः वो हनुमान जी को याद कर रहे थे। मुझे उनके चैत्र पूर्णिमा से हनुमान जी की कई स्मृतियां उभर कर सामने आ जाती है।
1962 से 1977 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी। इतिहास के जो विद्यार्थी जुड़े हुए होंगे इस बात को जान पाएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक मुख्य समाजवादी नेता हुआ करते थे अशोक मेहता, जिनकी पीएसपी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। उससे पहले उन्होंने 57 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव वो जीत नहीं पाए थे, तो 62 में उन्हें राज्यसभा के अंदर भेज दिया गया था। 62 से 77 तक वो लगातार राज्यसभा में रहे और उसके बाद से वो 8वीं लोकसभा को छोड़ दे तो 2004 तक वो लगातार लोकसभा के नियमित सदस्य बने रहे थे। शुरुआत में वो पीएसपी के तौर पर गए थे, लेकिन जब अशोक मेहता ने पीएसपी में एक प्रस्ताव रखा था कि विपक्ष को भी समावेशी सरकार चलाने में सहयोग करना चाहिए और नेहरू जी की सहायता करनी चाहिए, विपक्ष का काम केवल अड़ंगे अड़ाना नहीं होता, विपक्ष का काम सरकार की सहायता करना होता है, और नेहरू जी उनको योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना रहे थे और वो उस पद को स्वीकार भी कर रहे थे। पीएसपी के सदस्यों के बीच में भारी मतभेद थे। अशोक मेहता का कहना था कि मुझे आप अध्यक्ष मत रखिए, लेकिन सदस्य के रूप में तो रखिए, लेकिन पीएसपी के सदस्यों ने उन्हें सदस्य के रूप से भी बाहर निकाल दिया। तब चंद्रशेखर जी भी वहां पर विरोध करते हैं कि अशोक मेहता को आप इस प्रकार बाहर नहीं निकाल सकते, यदि उनको आप बाहर निकालते हैं तो फिर मुझे भी बाहर निकाल दीजिए। हालांकि मैं वैचारिक रूप से उनकी इस बात का विरोध करता हूं कि वो सरकार के पद स्वीकार करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अशोक मेहता को बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। उसके बाद वो पीएसपी छोड़ देते हैं तथा उसके बाद कई दिनों बाद जब उनके बाकी पीएसपी के साथी भी कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, तब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। कांग्रेस उन दिनों एक नई उठापटक से रूबरू हो रही थी। नेहरू जी का निधन हो चुका था, शास्त्री जी का निधन हो चुका था, इंदिरा गांधी के रूप में नई नई प्रधानमंत्री थी। उस समय कुछ लड़के जो धारा के विपरीत बोल रहे थे, एक ग्रुप बन गया था जिस ग्रुप के नेता चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णकांत और रामधन थे, जिसे यूं जिंजर ग्रुप कहा जाता है, या बाद में एक शब्द बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ था यंग टर्क, जो यंग टर्क मूवमेंट कमाल मुस्तफा पाशा के 1924 के टर्की मूवमेंट से उठाया गया था, उन्हें यंग टर्क कहा जाने लगा। ये निश्चित रूप से चारों यंग टर्क थे जो उन दिनों में अपनी बात रखने के लिए बेबाक और निर्भीक थे। और किसी एक अखबार ने, मैं भूल रहा हूँ पर किसी एक अखबार ने बहुत अच्छा लिखा था कि चंद्रशेखर इन सब में प्रिंस ऑफ यंग टर्क है। यकीनन वो प्रिंस थे। हमें उनके राजनीतिक विचारों की सुस्पष्टता दिखाई भी देती है कि शुरुआत से एक बेहद गरीब परिवार से आया हुआ लड़का भी अपने विचारों को लेकर कितना सुस्पष्ट था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर, कोयला के राष्ट्रीयकरण को लेकर, इंश्योरेंस के राष्ट्रीयकरण को लेकर, प्रीवी पर्स के, राजाओं के प्रीवी पर्स की समाप्ति को लेकर उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति के, लेकिन 1962 में जब वो संसद पहुंचे थे उस दिन से लेकर वो हमेशा इस मुद्दों पर हमेशा मुखर होकर बोलते रहे। उनका मानना था कि चूंकि ये देश की सार्वजनिक संपत्ति है, इसलिए इन पर किसी एक व्यक्ति का कब्जा नहीं हो सकता, सरकार को इन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेना चाहिए। कालांतर में जब हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी स्वयं यही नीतियां अपनाते हैं, तो उन नीतियों में मूल का काम, आधार का काम किसी ने किया था तो यकीनन चंद्रशेखर कर रहे थे। हमारी प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है जिसके लिए हम इंदिरा गांधी को याद करते हैं, वो शब्द भी चंद्रशेखर की देन है। उन्हीं के बाद में ये कांग्रेस में समाजवादी नीतियां ज्यादा लागू हुई थी। आगे आने वाले सारे स्पीकर शायद और बताएंगे इस बात को, हरिवंश सिंह जुड़ेंगे तो शायद इस बात को और अच्छे से बता पाएंगे कि इंदिरा गांधी से जो उनकी पहली मुलाकात थी, उस मुलाकात में इंदिरा गांधी ने पूछा कि चंद्रशेखर तुम कांग्रेस में क्या करना चाहते हो, और उन्होंने जवाब दिया था कि मैं कांग्रेस को समाजवादी बनाना चाहता हूं, और यदि इसे समाजवादी नहीं बना पाए तो इसे तोड़ दूंगा। देश के प्रधानमंत्री के सामने जो उस समय अपनी पार्टी के अध्यक्ष थी, इस प्रकार अब बेबाक बयान केवल चंद्रशेखर ही दे सकते थे। मुझे एक और किस्सा याद आता है, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जब उनकी मृत्यु हो जाती है, देश राष्ट्रपति के नए चुनाव के अंदर जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से दो दावेदार थे। इंदिरा गांधी जहां पर बाबू जगजीवन राम जो कि बड़े दलित नेता रहे थे, जिनकी बेटी मीरा कुमार बाद में अपने लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, उनको जहां राष्ट्रपति बनवाना चाहती थी, वहीं कांग्रेस का जो ओल्ड गार्ड था, जो कामराज के नेतृत्व वाला एक दूसरा गुट था, वो नीलम संजीवा रेड्डी को बनाना चाहते थे। इंदिरा गांधी वहां पर प्रस्ताव रखती है बाबू जगजीवन राम का, लेकिन इंदिरा गांधी वो प्रस्ताव हार जाती है। ओल्ड गार्ड बहुत शक्तिशाली पड़ा और नीलम संजीवा रेड्डी को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। उस दिन इंदिरा गांधी बहुत मायूस थी, सुब्रमण्यम के साथ में खड़ी हुई, शायद अपने इस्तीफे के बारे में सोच रही थी। वो चंद्रशेखर ही थे जिन्होंने जाकर कहा था कि मैडम आपको इस्तीफा देने की कतई आवश्यकता नहीं है, और नीलम संजीवा रेड्डी कतई राष्ट्रपति पद के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है। वह व्यक्ति जो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में बैठकर प्रधानमंत्री के विरुद्ध षड्यंत्र रचता, उसको राष्ट्रपति जैसे पद पर नहीं बिठाया जा सकता। मैडम ने कहा कि जगजीवन राम के खिलाफ भी कुछ आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगते हैं। चंद्रशेखर ने पुनः कहा कि मैडम, नियमित आर्थिक अनियमितताओं के मामूली अपराध और किसी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इस प्रकार के षड्यंत्र रचने को यदि आप बराबर समझते हो तो मैं कहूंगा कि मैं मेरा वोट अरब सागर में फेंक दूंगा, लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी को मेरा वोट नहीं दूंगा। शायद इंदिरा गांधी को ये इन यंग टर्क्स का समर्थन ही था कि इंदिरा गांधी उसके बाद वीवी गिरी के समर्थन में पूरी तरीके से उतर जाती है। हम देखते हैं कि वो जो चुनाव था सेकंड रेफरेंस से जीता गया था। जो फर्स्ट रेफरेंस में नीलम संजीवा रेड्डी जीत गए थे, इंदिरा गांधी ने पीछे
पीछे मुड़कर चंद्रशेखर की तरफ देखा और कहा कि हम तो हार रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि निश्चिंत रहिए मैडम, सेकंड प्रेफरेंस के अंदर हम जीत जाएंगे। वो सही थे, सेकंड प्रेफरेंस में बीबी गिरी जीत गए थे। कालांतर में जब वो जनता पार्टी में भी चले गए थे और नीलम संजीवा रेड्डी पुनः जब राष्ट्रपति के निर्वाचित हुए थे, तब भी वो इस बात का विरोध कर रहे थे। उनके लिए पार्टी तब भी मायने नहीं रख रही थी, उनके लिए अपने सिद्धांत और अपने मूल्य अधिक मायने रख रहे थे। मुझे इससे भी अच्छा एक और किस्सा याद आता है कि चीन ने जब तिब्बत पर अधिकार कर लिया था और उन दिनों में जब भारत सरकार तिब्बत पर चीन के अधिकार को सही मान रही थी, वो चंद्रशेखर थे, वो संसद में खड़े होकर ये बोल रहे थे कि हमें इस बात का विरोध करना चाहिए। बाद के काल में जब वो संसद में गए तब उन्होंने ये बात कही थी। उससे पहले जब वो संसद में नहीं थे तब वो इस बात का विरोध कर रहे थे। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के संपूर्णानंद को बाकायदा पत्र लिखकर कहा था कि भारत सरकार तिब्बत पर चीन के अधिकार को मान्यता कैसे दे सकती है। आज हम देख पा रहे हैं कि तिब्बत आज भारत और चीन के बीच में नहीं है, इसलिए बफर स्टेट वाली पोजीशन खत्म हो गई है। यदि आज तिब्बत हमारे बीच के अंदर होता तो भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद इतना बुरा नहीं गहरा था जितना आज गहरा हुआ। शायद अंग्रेजों ने इसी वजह से तिब्बत की स्वायत्तता को हमेशा बचा कर रखा था ताकि चीन के साथ में डायरेक्ट इसी टकराव से बचा जा सके। नेपाल के अंदर राजतंत्र था, उसके बावजूद वहां पर लोकतंत्र की जो शक्तियां काम कर रही थी, चंद्रशेखर हमेशा उन बीपी कोइराला के साथ में खड़े रहे थे। राजा महेंद्र के साथ में उनकी कई दौर की वार्ताएं चली थी। वो हमेशा उन शक्तियों के साथ में खड़े रहे जो शक्तियां कॉमन मैन के लिए काम करे, जो लोकतंत्र के लिए काम करे। मुझे याद आता है बहुत बाद में जाके जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो जसवंत सिंह जी विदेश मंत्री हुआ करते थे। तब भारत सरकार का रुख पहली बार थोड़ा इजराइल के पक्ष में सुस्पष्ट हुआ था और हमने इजराइल को समर्थन देना शुरू किया था। वरना हमेशा भारत सरकार फिलिस्तीन के पक्ष को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन वाले मुद्दे को डामाडोल सा रखती नजर आई थी। कभी भारत सरकार क्लियर स्टैंड नहीं ले पाई थी। लेकिन बहुत पहले मुझे याद आता है चंद्रशेखर जी ने एक बार संसद के अंदर बाकायदा खड़े होकर बोला था कि हम ये कैसे कर सकते हैं कि जब अरब देशों के लोग चौ एन लाई को बुलाकर वहां पर सम्मानित कर सकते हैं तो हम इजराइल के किसी राजनयिक का रात्रि भोज दिल्ली में कैंसिल कैसे कर सकते हैं, जो कि उस समय की किसी सरकार ने कैंसिल कर दिया था। वो यकीनन धर्मनिरपेक्ष लोग थे। संसद में कही गई उनकी एक बात को मैं पुनः कोट करता हूँ कि जब इस देश में आयत और हदीस की कुरान तथा हदीस की आयतें बोली जा सकती है तो शंकराचार्य के श्लोक और शंकराचार्य के सूत्र भी उसी प्रकार बोले जाने चाहिए। अन्नादुरई ने जब कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि देश का संविधान अधिकार देता है कि वो देश से अलग हो सकते हैं, कोई भी राज्य देश से अलग हो सकता है, उस दिन अन्नादुरई का विरोध करने के लिए दो लोग खड़े हुए थे। दो लोग बाद में आगे चलकर भारत के राजनीतिक स्तंभ बने, वो दो लोग थे चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी। जेपी से चंद्रशेखर ने एक बहुत अच्छी बात सीखी थी। जेपी कभी भी विचारधारा के अलग रुख रखने वाले लोगों के बीच भी जाने से कतराते नहीं थे। जेपी अलग अलग मंचों पर जाकर भी हमेशा बोलते रहे थे। यही हम चंद्रशेखर के अंदर देखते हैं कि उदारीकरण के विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा स्वदेशी जागरण मंच जब इसके खिलाफ आंदोलन चलाती है, बाला साहिब देवरस जब चंद्रशेखर के पास जाते हैं, चंद्रशेखर यकीनन उन दिनों में भले ही वो आरएसएस के विचारधारागत रूप से सहमत नहीं रहे होंगे, लेकिन वो स्वदेशी जागरण मंच के मंचों पर जाकर बार बार उसके पक्ष में हमेशा बोलते रहे थे। अक्सर भारत सरकार के बारे में एक बात कही जाती है, हम अक्सर खुद भी इस बात को कहते रहते हैं हमेशा कि भारत एक शांति प्रिय देश है जो कभी किसी पर हमला नहीं करता। इस बात को मेरे तो कभी भी खुद के भी नहीं समझ में आया कि हम इस बात को बढ़ा चढ़ाकर क्यों कहते हैं कि हमने पहले किसी पर हमला नहीं किया। यदि देश की सुरक्षा को खतरा महसूस हो तो हमेशा हमला किया जाना चाहिए। मैं हमारे बीकानेर के एक इतिहासकार को कोट करते हुए कहूंगा कि गिरधारी सिंह पडिहार ने हमारे कभी कहा था मानखो नाम की कविता में कि डांगर न गिरे दकल्या जब लाठियां खेत रुका लीजिए, कि पशु जब धमकाने से खेत से बाहर नहीं निकले ना तो उनको बाहर निकालने के लिए लाठियां उठानी पड़ती है। चंद्रशेखर ये बात बहुत पहले संसद में कहा करते थे। वो कहा करते थे कि हर बात के लिए पाकिस्तान को या चीन को कब तक हम इल्जाम देते रहेंगे। आपकी संसद पर हमला हो जाता है और आप कहते हैं इसमें पाकिस्तान का हाथ है। आपके देश की बाउंड्री को क्रॉस करके लोग संसद तक घुस आए, आपकी सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है कि आप उस जिम्मेदारी को निभाते और उस जिम्मेदारी को पूरा करते। वो अक्सर अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहे गए उस श्लोक को याद करते रहते थे कि हतो वा प्रापिस्मि स्वर्गम जित्वा व भुक्ष्य महिम तस्मा दुतिष्ठा कौन्ते युद्धा कृत्य निश्चय, कि हे अर्जुन उठो और युद्ध करो। यदि तुम जीत गए तो तुम इस धरती का भोग करोगे और यदि तुम हार गए तो स्वर्ग जाओगे। उनकी नजर में ये कतई नहीं था कि देश की सुरक्षा के नाम पर भी युद्ध से बचा जाए। देश की सुरक्षा की जब भी कभी बात आएगी तो वो कभी भी इन चीजों से पीछे हटने की बात नहीं किया करते थे। बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री बनने का उनको मौका मिला था। आगे आने वाले राजनीतिक वक्ता उस बारे में ज्यादा बताएंगे, मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा। पर असम, पंजाब, तमिलनाडु, कश्मीर की जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं पर उन्होंने लगभग अपने निर्णय ले लिए थे। ये 1990 का दौर भारतीय राजनीति का वो दौर है जिसे अक्सर मैं मेरी क्लास में 3M की राजनीति कहता हूँ, कि उस समय भारतीय इतिहास में या भारतीय राजनीति में मंदिर, मंडल और मार्केट के बीच में भारत फंसा हुआ था।
उस समय 3 ये शक्तियां मंदिर मंडल और मार्केट की काम कर रही थी, उनके बीच में दुर्लभ परिस्थितियों के बीच में काम करना चंद्रशेखर जैसे बिरले इंसान की बस की बात हो सकती है। भले कम समय के लिए वो रहे हो, लेकिन जैसा कि राष्ट्रपति वेंकटरमन ने उनके बारे में कहा था कि यदि वो कुछ समय और प्रधानमंत्री रह जाते तो यकीनन बेहतरीन प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम आता। आर्थिक संकट जो उस समय भारत जिसे जूझ रहा था उसे निकालने में भी उनकी पहल थी। मंदिर मस्जिद का विवाद हल करने के एकदम वो नजदीक तक पहुंच गए थे। अपने 2 सहयोगियों शरद पवार और भैरों सिंह शेखावत को लेकर वो लगभग इस मुद्दे को सुलझा ही लेते। इतिहास जब कभी इस बात का मूल्यांकन करेगा तो बड़ी हंसी आएगी कि भारत के प्रधानमंत्री को इस बात पर इस्तीफा देना पड़ गया था कि विपक्ष के किसी एक नेता के खिलाफ या प्रधानमंत्री को बाहर से सहयोग दे रहे उस पार्टी के नेता के खिलाफ घर के बाहर 2 आईबी के नॉर्मल से कांस्टेबल पाए गए थे। राजीव गांधी के घर के बाहर आईबी के 2 कांस्टेबलों की संदिग्ध चहलकदमी ने सरकार का समर्थन कांग्रेस से वापस दिलवा दिया तो चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया। काश उस दिन इस्तीफा नहीं दे पाते तो शायद इस विवाद को हम बहुत पहले सुलझा लिया होता। वो संसदीय मामलों के भारतीय कानून के कितने अच्छे जानकार थे कि सुप्रीम कोर्ट में तब उन्होंने कहलवाया था कि सुप्रीम कोर्ट सलाह ना दे, सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरी बाकायदा इसके लिए वो दे कि मंदिर मस्जिद में क्या किया जाना चाहिए। धारा 138B के बारे में अक्सर कहा करते थे कि इसका पालन किया जाना चाहिए। वो कश्मीर की 370 के हमेशा खिलाफ रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, इस प्रकार की चीजें भी नहीं होनी चाहिए। अक्सर उनको एक बात के लिए और याद किया जाता है, वो कांग्रेस के अंदर थे, उसके बावजूद उन्होंने जो इंदिरा गांधी थी उनकी नीतियों का विरोध कर दिया था। 71 के बांग्लादेश युद्ध के बाद इंदिरा गांधी जब लगातार थोड़े तानाशाही की तरफ बढ़ते जा रहे थे, 72 का वो शिमला सम्मेलन इतिहास के विद्यार्थियों को 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की याद दिलाता है। या तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष बाबू गांधी जी के उम्मीदवार के सामने लड़कर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हो गए थे, या 1972 के शिमला सम्मेलन में इंदिरा गांधी की कथित उम्मीदवार के खिलाफ लड़कर चंद्रशेखर AICC के सदस्य बन गए थे। तब से उनके विचारधारा के तौर पर इंदिरा गांधी से मतभेद होने लग गए थे। क्या विडंबना है कि 25 जून 1975 को जिस दिन आपातकाल लगाया गया था, जेपी को जब आधी रात को गिरफ्तार किया जाता है तो जेपी से मिलने के लिए सबसे पहले चंद्रशेखर पहुंचते हैं, जो कि उस समय कांग्रेस के सदस्य थे। और पुलिस वाले उन्होंने कहा कि सर आप इधर कहाँ गए, आपको दूसरे थाने जा रहे हैं, आपको भी तो गिरफ्तार करने जा रहे हैं। फिर उन्हें भिन्न भिन्न जेलों में 19 महीनों तक रखा गया और आपातकाल के बाद में जब जनता पार्टी बनी तो जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। और ये अध्यक्ष पद, अध्यक्ष नाम उनके साथ में कितना जुड़ा कि बाद में प्रधानमंत्री भी बन गए थे, लेकिन फिर भी लोग उनको हमेशा अध्यक्ष जी के नाम से जानते रहे थे, उनको अध्यक्ष जी कहते रहते थे। आपातकाल के बाद जब कांग्रेस के खूब सारे दूत उनके पास आए, उनको कहा कि आपको कांग्रेस पुनः ज्वाइन कर लेनी चाहिए। उन्होंने हंसते हुए कहा कि कैसे हो सकता है, मैं 19 महीने आपातकाल के खिलाफ जेल रहकर आया हूँ, अब वापस कांग्रेस में जाना तो यह होगा कि मैं जाकर कह दूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने मुझ जैसे आदमी को गिरफ्तार कर रही थी, इसका मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा था, मैं अपनी बात को बदल कैसे सकता हूँ। इसी प्रकार के विचारों की सुस्पष्टता तब थी जब कांग्रेस ने उनसे समर्थन वापस लेने की बात की। समर्थन वापस लेने से पहले जब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया, राजीव गांधी को भी जब अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने दूत भेजे और कहा कि जाओ कहो चंद्रशेखर से कि वो इस्तीफा ना दे और प्रधानमंत्री पद पर बने रहे, तब उनका वो बहुत सुप्रसिद्ध सा कोट है कि जाकर कह देना तुम्हारे प्रधानमंत्री से कि चंद्रशेखर अपने कपड़ों की तरह फैसले नहीं बदलता है। आजीवन अपने उस कह देना तुम्हारे प्रधानमंत्री से रहने वाले अपने कपड़ों की तरह फैसले नहीं बदलता। हिंदी अंग्रेजी सभी भाषाओं में महारत हासिल थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अपनी भाषा के प्रति एक असाधारण सा लगाव देखने को मिलता। अक्सर हिंदी के अंदर अपनी डिबेट में बोला करते थे और बाकी सदस्य इस बात के लिए बड़ा यूं रस्क किया करते थे कि हमें इस प्रकार की हिंदी क्यों नहीं आती, हम इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते हैं। खनकती हुई सी आवाज में अपनी उस खिचड़ी दाढ़ी के साथ में चंद्रशेखर जब कभी संसद में बोलने के लिए खड़े हुए होंगे, पूरी संसद ने सुना होगा। 1995 में जब उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया था तो यकीनन वो इसके हकदार थे। बाद में जब 13वीं और 14वीं लोकसभा में आचार समिति का गठन किया गया था, उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया। मुझे लगता है कि भारतीय संसद का वो शानदार काम रहा होगा, उनकी अपेक्षा कौन आचार समिति का अध्यक्ष बन सकता, आचार समिति के बारे में उनसे ज्यादा जानता भी कौन होगा। चंद्रशेखर नाम शिव से बना हुआ है, शिव को भगवान शिव को हम चंद्रशेखर कहते हैं। मुझे कई बार लगता है कि यार उनके व्यक्तित्व में शिव की भी भूमिका दिखाई देती है। 77 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है और मोरारजी देसाई सरकार में उनको मंत्री बनाने का प्रस्ताव आता है, फिर वीपी सिंह गवर्नमेंट में उनको मंत्री बनाने का प्रस्ताव आता है, वो मोरारजी देसाई और वीपी सिंह का व्यक्तिगत तौर पर हमेशा विरोध किया करते थे, उनकी नीतियों को विरोध करते थे और उनका कहना था कि ठीक है मैं पार्टी हूँ, ये हमारे पार्टी के लोग हैं, लेकिन मैं यदि व्यक्तिगत रूप से इन लोगों का विरोध करता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इनकी सरकार के अंदर मंत्री बनना चाहिए। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में तो उन्होंने अपनी जगह पे मोहन दहारिया तक को बना दिया था। जनता पार्टी का अध्यक्ष का पद अपने आप में एक द्रुह पद था, अलग अलग लोगों को साथ में लेके रखना, उनको कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा जैसी हालत थी उन दिनों के अंदर, उन लोगों को लेके रखना वास्तव में भगवान नीलकंठ के समान का काम है, जिन्होंने देवताओं और दानवों के समुद्र मंथन के अंदर जहर को पी लिया था। यकीनन चंद्रशेखर वैसा ही कुछ काम उन दिनों कर रहे होंगे। उनकी भारत यात्रा की मैं तारीखें जब वापस देखता हूँ तो मुझे और अच्छा लगता है। 6 जनवरी 1983 को जनता पार्टी के
एक सारनाथ अधिवेशन की लोकप्रिय सफलता के बाद, वो अधिवेशन भी सब लोगों को याद रहना चाहिए कि जनता पार्टी में जब टूट हो गई थी और लोगों को लगता था कि जनता पार्टी चूक चुकी है, सत्ता से बाहर निकल चुकी थी, उन दिनों में 1981 में उन्होंने सारनाथ के अंदर एक अभूतपूर्व सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसके बारे में मोरारजी देसाई ने कहा था कि बड़े बड़े कांग्रेस के सम्मेलन देखे, प्रेसा सम्मेलन पहले कभी नहीं देखा, जिसके बारे में नाना साहेब गोरे बोले थे कि ये फिनिक्स पक्षी की याद दिलाता है जो पुनः राख की तरह दोबारा खड़ा, राख से भी दोबारा खड़ा हो जाता है। उसकी सफलता के बाद कर्नाटक में सरकार आने के बाद में चंद्रशेखर को लगा कि भारत को नजदीक से जानना चाहिए। 6 जनवरी 1983 को वो अपनी यात्रा कन्याकुमारी के मंडपम से प्रारंभ करते हैं। 4260 किलोमीटर लंबी उनकी यात्रा दिल्ली के राजघाट पर आकर 25 जून 1983 को समाप्त होती है। 25 जून की तारीख वही है जिस दिन इंदिरा गांधी ने 75 में आपातकाल लगाया था। शायद चंद्रशेखर इसी वजह से इस दिन यात्रा को समाप्त करना चाहते होंगे। यदि कोई क्रिकेट प्रेमी भाई जुड़े में तो मैं उनको और बता दूं कि 25 जून 83 वही है जिस दिन भारत ने कपिल देव के नेतृत्व में वर्ल्ड कप जीत लिया था। तो हमारे लिए दोहरी खुशी के दिन थे कि चंद्रशेखर उस दिन अपनी यात्रा समाप्त कर रहे थे और भारत वर्ल्ड कप जीत रहा था। ये यात्रा मैं जब इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते देखता हूं तो मुझे लगता है गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, माओ से तुंग महाप्रयाण निकाल के गए थे, नेपोलियन पेरिस मार्च निकालते हैं, मुसोलिनी रोम मार्च निकालते हैं, पर वो तमाम यात्राएं किसी ना किसी राजनीतिक परिवर्तनों को लाने के लिए थी। पहली बार भारत का कोई आदमी सामाजिक परिवर्तनों के लिए, शायद दुनिया का पहला आदमी सामाजिक परिवर्तनों के लिए इस प्रकार की यात्रा निकाल रहा था। यात्रा निकालने के बाद में उनके वो 5 मूलभूत मुद्दे जिन पर वो कहते हैं सभी लोगों को शिक्षा, सभी लोगों को पानी, महिलाओं और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निजात मिले, SC ST की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाया जाए। जब भी मैं इनको पढ़ता हूं तो भारतीय राज व्यवस्था के नीति निर्देशक तत्व मेरी आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं कि शायद भारतीय राज व्यवस्था में, भारतीय संविधान में डॉक्टर बाला साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसी वजह से इनका रखा होगा कि इनका आगे किया जाना चाहिए, ये राज्य द्वारा लागू किए जाने चाहिए। यदि राज्य लागू नहीं कर पा रहा था तो एक बुद्धिजीवी सजीव व्यक्ति राज्य को याद दिला रहा था कि आपको ये सब भी किए जाने चाहिए। उनकी एक बात मुझे और अच्छी लगती है, इंदिरा गांधी ने उन्हें 19 महीने तक आपातकाल में जेल में रखा था। उसके बावजूद जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई समेत तमाम बड़े नेता कह रहे थे कि इंदिरा गांधी को जेल में डाला जाएगा, उनका घर छीन लिया जाएगा, उनकी सिक्योरिटी छीन ली जाएगी, संजय गांधी को सरेआम दिल्ली में घुमाया जाएगा, तब वो चंद्रशेखर थे जो इंदिरा गांधी के घर जाकर उनको मिलते हैं और उनको कहते हैं कि आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। वो मोरारजी भाई से मिलते और मोरारजी भाई को कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। मुझे बीकानेर महाराजा राय सिंह के बारे में एक पुस्तक, जयसोम की पुस्तक है, करमचंद वंश उत्कर्ण काव्य में लिखी हुई वो लाइन याद आती है। वो कहते हैं कि राय सिंह राजेंद्र थे जो अपने पराजित शत्रुओं के साथ भी अच्छा बर्ताव किया करते थे। मुझे लगता है चंद्रशेखर भी यकीनन राजनीति के राजेंद्र थे, वो भी अपने पराजित शत्रुओं के साथ में उतना ही अच्छा बर्ताव करते थे। अलग पार्टी बना ली थी, सजपा बना ली थी, उसके बावजूद अपने पुराने दोस्तों के साथ उनके संबंध कभी भी समाप्त नहीं हुए थे। ये किस्सा मुझे याद आता है, उनके एक पुराने कांग्रेस के दोस्त रणधीर सिंह एक बार उनके साथ बैठे थे, उन्होंने पूछा रणधीर तुम आजकल क्या करते हो? रणधीर सिंह कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठे रहे। तो उन्होंने कहा चलो तो मैं PV नरसिम्हा राव से बात करता हूँ, तुम्हें राज्यपाल बना दे। उस दिन वहां बैठे तमाम लोग हंसे होंगे, ऐसे राज्यपाल कैसे बन सकता है, पर 3 दिन बाद की न्यूज थी रणधीर सिंह को सिक्किम का राज्यपाल बना दिया गया था। जब वो प्रधानमंत्री बने थे, कश्मीर के एक सांसद सोज की बेटी का अपहरण हो जाता है। सोज की बेटी का अपहरण हुआ, सोज ने प्रधानमंत्री को फोन किया कि मेरी बेटी का अपहरण कर लिया गया आतंकवादियों द्वारा। एक पिता की समस्या थी, सांसद के रूप में नहीं, पिता के रूप में तो चंद्रशेखर उस बात को समझ ही सकते थे, पर क्या करते? पता था कि पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से बात करवाई जाए, पर नवाज शरीफ उन दिनों बीजिंग की यात्रा पर थे। उस समय भारत में पाकिस्तान के राजदूत थे अब्दुल सत्तार। शाम को एक भोज के अंदर अब्दुल सत्तार चंद्रशेखर को मिलते हैं। अब्दुल सत्तार तो बाद में पाकिस्तान की राजनीति में शीर्ष पर भी पहुंचे थे और चंद्रशेखर के प्रशंसक थे। चंद्रशेखर उनको कहते हैं कि सत्तार साहब हो सके तो मेरी नवाज शरीफ से बात करवाइए। नवाज शरीफ से बात होती है। चंद्रशेखर उनको कहते हैं कि अगले 3 दिनों तक पाकिस्तान की टीवी में यह दिखाया जाना चाहिए कि किसी बच्ची का अपहरण, किसी महिला का अपहरण इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और इस प्रकार का आचरण नहीं होना चाहिए। अगले दिन तक 3 दिन तक पाकिस्तान में महिला वाली इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। 3 दिन बाद आतंकियों ने उस बच्ची को छोड़ दिया, सोच की बच्ची को छोड़ दिया गया था। मुझे लगता है कितने प्रैक्टिकल आदमी थे वो, कितनी धर्म के बारे में, बाकी चीजों के बारे में क्या सूझबूझ थी उनकी। एक बार जब कश्मीर से स्वीडन के कुछ इंजीनियर का पाकिस्तान के आतंकियों ने जब अपहरण कर लिया था, वो डायरेक्ट नवाज शरीफ को फोन करके कर लेते हैं, मियां साहब अब इतनी भी क्या बदमाशियां करोगे, भारत के साथ पंगे लेते हो, स्वीडन वालों को तो छोड़ दो। नवाज शरीफ ने कहा नहीं हमने तो ये नहीं किया, और चंद्रशेखर ने पुनः कहा कि मैं सब जानता हूँ। और हम देखते हैं कि अगले दिन उन सबको भी छोड़ दिया गया था। रेणुका चौधरी जो कि तेलुगु देशम की नेता हुआ करती थी, उनके घर को जब बलवाइयों ने घेर लिया था, वो चंद्रशेखर ही थे जिन्होंने 15 मिनट के अंदर वहां पर BSF भेज दी थी और BSF भेज के
रेणुका चौधरी के घर को मुक्त करवाया था। मुझे एक चीज के लिए चंद्रशेखर और हमेशा याद आते हैं, मुझे लगता है कि उनको इस बात के लिए याद किया जाना चाहिए कि वो महिला वैज्ञानिकों के बहुत पक्ष में थे। उनको लगता था कि यार यदि महिलाएं वैज्ञानिक होगी तभी देश में वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो पाएगा। विज्ञान के रूप में उनकी सोच बड़ी सुस्पष्ट हुआ करती थी, वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के पक्ष में थे। उस परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति जो कि एक तत्कालीन सामंतवादी परिस्थितियों से आया हुआ परिवार था, जिनकी खुद की सारी महिलाएं घूंघट किया करती थी, जो अपनी आत्मकथा में खुद लिखते हैं कि हमारे घर की कोई भी महिला अपने पति का नाम नहीं लिया करती थी। अब भी जब मैं मेरे पोतों को या मेरे बेटों की पत्नियों को उनके नाम लेते हुए देखता हूं तो मुझे बड़ी हिचक सी होती है। उस व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की बात कही जाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। जब राजनीति का शरण आज देखते हैं कि वंशानुगत राजनीति किस कदर अपने पैर पसार रही है, तब देखते हैं कि चंद्रशेखर ने अपने जीते जी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति के अंदर नहीं आने दिया। हम देखते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उनके अखबार यंग इंडियन के उनके जो लेख है तो अंग्रेजी में दिए हुए थे, पर इतने पैसे नहीं थे उनके अकाउंट के अंदर कि उनका वो इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन करवा सके, और अपने परिवार के पास भी बड़ी कोई संपत्ति नहीं छोड़ के गए। भारत यात्रा के अंदर जो स्थापित किए गए थे, खूब सारे इल्जाम लगाए गए उन पर कि पूंजीपतियों की राशियों से उन्होंने जनता की वो हड़प ली है, जमीन हड़प ली है। पर मुझे लगता है विनोबा भावे के बाद में और दूसरे व्यक्ति भारत के अंदर हुए जिन्होंने लोगों को इस प्रकार से जमीनें लेकर उन जमीनों पर भारत यात्रा के अंदर बनाए, उनको बहुत अच्छे रूप से डेवलप करके दिया था। मैं इतिहास के विद्यार्थियों को फिर बताऊं कि उनका पहला भारत यात्रा के अंदर, अक्सर भारत यात्रा के अंदर की बात करते हैं तो हमें भौंडसी का आश्रम याद आता है, लेकिन वो पहला जो भारत यात्रा के अंदर था वो तमिलनाडु के अरकाट में बनाया गया था। इस अरकाट में जेपी ने कुछ दिनों तक स्वास्थ्य लाभ किया था, इसलिए चंद्रशेखर की वहां पर अपने निजी अनुभूति थी वहां पर कि जेपी यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर बनाया जाए। इतिहास के विद्यार्थी इस बात को याद रखे, वही अरकाट है जहां पर ब्रिटेन के एक दुस्साहसी योद्धा रॉबर्ट क्लाइव ने अपने 210 सैनिकों के साथ में फ्रांसीसी घेरे को तोड़ते हुए दक्षिण भारत से फ्रांसीसियों का रिजीम पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। चंद्रशेखर को एक बार भौंडसी वाले आश्रम के लिए कहा गया कि उनकी मूर्ति बना देते हैं। चंद्रशेखर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मूर्ति उसके मरने के 100 साल बाद में लगाई जानी चाहिए। शायद वो सार्थक की इस बात को याद कर रहे होंगे कि कोई भी व्यक्ति वह नहीं होता जो खुद के बारे में बताता है, प्रत्येक व्यक्ति वह होता है जिसके बारे में लोग कहते हैं। मैं भूल रहा हूं किसने कही, पर उनके बारे में बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के साथ। वास्तव में उनको कुछ नहीं चाहिए था, वो साहों के साह बन के रह गए थे। भ्रष्टाचार के बारे में कितनी सुस्पष्ट बातें कहते थे वो कि संस्थागत गड़बड़ियों से भ्रष्टाचार होता है, जब तक संस्थाएं सही ढंग से काम नहीं करेगी तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकता। वो इस बात की तरफ अक्सर इशारे करते थे कि राजीव गांधी की सत्ता में आने के समय और वीपी सिंह की सत्ता के आने में समय लोगों को लगता था कि व्यक्ति विशेष भ्रष्टाचार को समाप्त कर देगा। ये केवल नेताओं का माया जाल या मोह जाल हो सकता है, संस्थाएं जब तक ढंग से काम नहीं करेगी तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। यूगोस्लाविया के एक प्रोफेसर को उन्होंने एक बार भारतीय नौकरशाही के बारे में कहा था कि भारतीय नौकरशाही इसलिए ढंग से काम नहीं कर पाती है क्योंकि राजनेताओं द्वारा उसे स्पष्ट निर्देश नहीं मिलते हैं, इसलिए उलझन का सामना करती है। यदि उलझन का सामना नहीं करे तो भारतीय नौकरशाही बहुत अच्छा सा काम कर सकती है। इसलिए जब वो प्रधानमंत्री बने तो सुस्पष्ट निर्देश देने में हमेशा आगे रहे। सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में जब उन्हें कहा गया कि राजस्थान तथा पंजाब की बॉर्डर पर काम करने वाले बीएसएफ के जो जवान है उनको गर्म कोट नहीं मिलते हैं, सर्दियों के दिनों में कंबल से उनको काम चलाना पड़ता है, तब उन्होंने हाथों हाथ राशि जारी करवाई, जो पता चला कि पिछले 2 साल से वो राशि रुकी हुई थी। उनके गांव के खुद के एक स्कूल में जब डिग्री कॉलेज वहां पर बन रहा था पास में, और उसके लिए 5 लाख रुपए जब नहीं दिए जा रहे थे और कहा गया कि आज तक किसी ने नहीं दिए, तब उन्होंने कहा था आज तक नहीं दिए तो ये कोई नियम थोड़ी है, इस बार दिए जाने चाहिए। वो नौकर साहब को फिर बता रहे थे कि तुम्हें काम किस प्रकार करना है। मैं मेरी बातों को कंक्लूड करूंगा 2-3 बातों से। जब प्रधानमंत्री बने तो 2-3 योजनाएं लेके आए थे, शायद वो आगे रहते तो इन बातों को आगे ला पाते। बंजर भूमि को उपजाऊ करके बागवानी बनाने के लायक यदि कोई काम करता है, यदि किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि बंजर भूमि को बागवानी के लायक बना दे, तो उस व्यक्ति को सरकार क्या देगी? अभी तो हम कुछ नहीं देते। उनका कहना था उस व्यक्ति को इतना वेतन तो मिलना चाहिए जितना एक सिपाही को मिलता है, क्योंकि वो प्राकृतिक शक्ति का मानव शक्ति द्वारा देश के पक्ष में उपयोग ला रहा है। उनका कितना जोरदार आइडिया रहा होगा कि विश्वविद्यालय जो भी है उनमें 3 महीने का अवकाश होना चाहिए। विश्वविद्यालय के तमाम छात्र और तमाम अध्यापक इन 3 महीनों में गांव-गांव जाने चाहिए और गांव जाके निरक्षरता को दूर करने चाहिए। उनका एक और कहना था कि पीएम से लेकर निचले स्तर तक का भी प्रत्येक जो भी सरकारी नौकरी का व्यक्ति है उसको कुछ ना कुछ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष में दान दिया जाना चाहिए ताकि एक कोष का निर्माण किया जा सके। एक और बड़ी बात उस व्यक्ति ने कही कि विदेश से जो भी हम खरीद फरोख्त करते हैं उनमें कुछ ना कुछ कमीशन होता है, ये जो कमीशन अब संस्थागत कर दिया जाना चाहिए, इसको लीगल कर दिया जाना चाहिए, उसको भी इस कोष के अंदर डाल दिया जाना चाहिए। मैं जब ये बंजर भूमि की बातें और आपको अध्यापकों और छात्रों को गाँव में भेजने की बात देखता हूँ तब मुझे लगता है कि भारत में जेपी के बाद में गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे जो गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा को, सर्वोदय की अवधारणा को अंतिम तल पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने की अवधारणा को और लागू करना चाहते थे, उनके बारे में बात करना चाहते थे।
चंद्रशेखर के बारे में एक बात मुझे और याद आती है कि कश्मीर इश्यू के लिए जब खूब सारी बातें हो रही थी कि कश्मीर इश्यू को सुलझाया जाना चाहिए, तब उन्होंने एक बार नवाज शरीफ को कहा था। नवाज शरीफ ने जब कहा कि हम बिना कश्मीर के नहीं मानेंगे लिए हुए, तो उन्होंने कहा था कश्मीर दे देंगे, लेकिन मियाँ जब कश्मीर जाएगा तो भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे के अंदर आएगी, फिर मुसलमान भी भारत में नहीं रह पाएंगे। क्या आप सारे मुसलमानों को पाकिस्तान में लेना पसंद करेंगे? नवाज शरीफ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के वो बहुत बड़े समर्थक रहा करते थे और उनका मानना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू किया जाना चाहिए। ऐसी शख्सियत थी चंद्रशेखर। जब जब देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं का शरण होगा, जब जब देश के अंदर भ्रष्टाचार जैसी शक्तियां वो ज्यादा बढ़ जाएगी, चंद्रशेखर जैसे लोग अक्सर याद किए जाएंगे। अक्सर बातें की जाती है कि चंद्रशेखर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है चंद्रशेखर भारत रत्न से बहुत आगे निकल गए हैं। चंद्रशेखर जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे, सरदार पटेल को भी भारत रत्न नहीं दिया गया था। सरदार पटेल को भारत रत्न देने वाले प्रधानमंत्री वही थे। तो क्या सरदार पटेल का दर्जा भारत रत्न नहीं मिलने से पहले कम हो गया था? वास्तव में तो ये होना चाहिए कि आज जितने भी युवा नेता है, उन युवा नेताओं को राजनीति में आने से पहले यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि उनको चंद्रशेखर की डिबेट, चंद्रशेखर के भाषण, चंद्रशेखर का आचार, चंद्रशेखर का व्यवहार, ये सब पढ़ाया जाए। प्रकाश सिंह बादल ने एक बार भैरव सिंह जी शेखावत के बारे में कहा था कि भैरव सिंह जी शेखावत भारतीय राजनीति के अब्राहम लिंकन है। मैं यही बात चंद्रशेखर के बारे में कहना चाहूंगा। यकीनन वो भारतीय राजनीति के वैसे ही भैरव सिंह जी की तरह अब्राहम लिंकन थे। उनके बारे में युवाओं को खूब पढ़ना चाहिए ताकि राजनीति में आने वाले युवाओं को उनसे सीख मिल सके। लेकिन इससे तो चंद्रशेखर जी के बारे में कितने ग्रो खूब है चंद्रशेखर जी के। मुझे लगा मैं जल्दी जल्दी कंक्लूड कर दूं, थोड़ा ठीक रहेगा। पर आप, मैं क्या इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इसलिए चीजें जोड़ता, मुझे लगता है मैं ठीक जोड़ लेता हूँ इधर उधर चीजें। भौंडसी वाले आश्रम की जिसकी बार बार बात की जा रही है, भौंडसी वाले आश्रम, भौंडसी जो जगह है, भुवनेश्वरी आश्रम जो बना हुआ है, उसके बारे में कहा जाता है कि द्रोणाचार्य की तपोभूमि है, कि गुरु द्रोण वहां पे रहा करते थे। तो मुझे और अच्छा लगता है कि वाकई चंद्रशेखर भी तो भारतीय राजनीति के द्रोण ही तो है, वो गुरु ही तो है भारतीय राजनीति के। कितनी कुछ बातें उनसे सीखने को मिलती है। अभिमन्यु सिंह जी जैसे अभी बता रहे थे कि जब वो संसद में बोलने के लिए खड़े हुआ करते थे और यदि कोई लोग उनसे असहमत भी हुआ करते थे, तब भी वो उनकी बात का समर्थन किया करते। उनके बोलने का जो हक हुआ करता था, उस बोलने के हक को कभी भी वो छीनते नहीं थे कि कम से कम उन लोगों को भी बोलने का हक मिलना चाहिए। अपने विरोधियों के बारे में खूब सारे लोगों ने उनको खूब बार उकसाने की कोशिशें की। उनके बारे में कहा गया कि भाई आप इनके बारे में ये कर दो, वो कर दो, पर उनका कभी भी आपको पब्लिकली स्टेटमेंट इस प्रकार का नहीं मिलेगा जो किसी भी प्रकार का निजी रूप से व्यंग्य किया गया हो। चंद्रशेखर जी की किताबों की बात हो रही थी, तो मैं अभी इन दिनों के अंदर जब चंद्रशेखर जी के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने उनकी खूब सारी किताबें देखी। उनकी किताबों को देखकर मुझे पुनः याद आता है कि शायद समाजवाद से प्रेरित जो लोग होते हैं, उनकी भाषा थोड़ी चित्रात्मक हो जाती है। और उनकी भाषा चित्रात्मक इतनी वो दिखाई देती है कि या तो जब मैं फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ता हूँ तब वैसी भाषा मिलती है, या भाषा चित्रात्मक के सबसे बड़े जो लेखक वे श्री राम वृक्ष बेनीपुरी, उनके बारे में वैसी है कि वो यूं जब लिखते हैं तो जैसे चित्र सामने चलने लग जाता है, वैसा चित्र सामने चलने लग जाता है। एग्जैक्टली वैसा हमें चंद्रशेखर जी के बारे में मिलता है। एक किताब जिसका अरविंद सिंह जी अभी जिक्र कर ही रहे थे, वो किताब हरिवंश जी ने लिखी। हरिवंश जी उनके साथ में लंबे समय तक जुड़े रहे, राज्यसभा के उपसभापति हैं, माननीय सदस्य हैं, तो उन्होंने खूब उनके बारे में किस्से कहानियां किताबें लिखी होगी। उनके यंग इंडियन में जो भी उनके लेख थे, नीरज सर अभी जुड़े थे तो वो बता रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अब वो उस किताब का भी विमोचन और करवाएंगे। हिंदी वाले जो उनके लेख हैं उसके बारे में किताब और अच्छी सी छपी हुई है, मैंने वो किताब भी पढ़ी है, दलीय घेरे के बाहर। वो दलीय घेरे के बाहर किताब भी पढ़ी जानी चाहिए। राम बहादुर रॉय ने उन पर एक बहुत अच्छी और किताब लिखी थी, रहबरी के सवाल। वो रहबरी के सवाल भी देखे जाने चाहिए। उन पर एक बुक और द लॉन्ग मार्च नाम करके, मैं राइटर का नाम बोल रहा हूँ, बाकी द लॉन्ग मार्च है वो भी पढ़ी जानी चाहिए। पर मैं इन किताबों से भी इतर मैं एक दूसरी चीज करना चाहूंगा। संसद के लोकसभा सचिवालय ने, शायद लोकसभा सचिवालय ने उनके जितने भी अच्छी अच्छी डिबेट थी, उन डिबेट का पूरा एक संकलन तैयार करके मार्केट में उतारा हुआ है। मुझे वो मार्केट में तो नहीं मिला था, मैंने उसको डायरेक्टली मुझे वो गूगल पे मिल गया था, तो गूगल से उसको मैंने प्रिंट निकलवाया था। और मैंने जो धर्मनिरपेक्षता के बारे में, चाइना के बारे में, नेपाल के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, इजराइल के बारे में, उनके जितने भी मत थे वो वहां से डायरेक्ट कोट किए थे। मुझे वो किताब पढ़ के बड़ा मजा आया यार। मुझे लगा कि यार रॉ मटेरियल डायरेक्ट जैसा उन्होंने वहां संसद के अंदर बोला होगा, उस दिन बोला होगा, वो सीधा का सीधा मिलता है। इन किताबों को जब मैं टटोल रहा था तो मुझे और पता चला कि उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। कि उनकी आत्मकथा जब लिखी जा रही थी तो उन्होंने आत्मकथा में जो जो चीजें लिखी है, ये उनके भले 1970 का भाषण सुन लो तो भी एग्जैक्टली यही बात मिलेगी, 1984 की बात सुन लो तो भी यही बात मिलेगी। जब 1984 की बात करता हूं तो मुझे और याद आता,
कि मैं उस टाइम नहीं बोल पाया था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम में वही एक व्यक्ति थे जो इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इसके खामियाजे देश को बुरे भुगतने पड़ सकते हैं, कि देश में संतों और सत्ता में जब भी टकराव हुआ है सत्ता जीत नहीं पाई है, इसलिए प्रधानमंत्री को यह कदम बेहद सोच समझ के आगे बढ़ाना चाहिए। कितने दूरदर्शी थे, कितना चीजों को क्लियर देख पा रहे होंगे वो कि इन्होंने ये बातें उस समय महसूस कर ली थी। हालांकि इस बात के लिए उनको बाद में खूब लोगों ने भला बुरा कहा होगा। इसी बात की वजह से वो 1984 का चुनाव हार गए थे बलिया से, एकमात्र बार जब वो यहाँ बलिया से बीच में 8वीं लोकसभा का चुनाव हारे थे। अब जब वो चुनाव हारे तो लोगों ने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना उन्हें राज्यसभा से भेज दिया जाए, लेकिन वो चाहते थे कि यदि बलिया की जनता ने उन्हें अस्वीकार किया है तो अगली बार जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे तो मैं लड़ूंगा और मैं बलिया से ही वापस जाना चाहूंगा ताकि बलिया की जनता के विश्वास को वापस जीत पाऊं। तो राज्यसभा सीट के लिए किसको भेजा जाए, तो वो राज्यसभा सीट के लिए ही आचार्य नरेंद्र देव के जो बेटे थे उनको नाम रख लेते हैं। आचार्य नरेंद्र देव जिनके कहने पर ही वो राजनीति के अंदर आए थे, वरना एक सामान्य मध्यम वर्ग का लड़का जो बनारस विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पर पीएचडी करने के लिए चला गया था, मुकुट बिहारी लाल के नेतृत्व में पॉलिटी पर पीएचडी कर रहा था। और अचानक एक मीटिंग में एक दिन किसी ने कहा कि पीएसपी का काम करने के लिए चंद्रशेखर को जाना चाहिए और मुकुट बिहारी लाल बीच में ही बोले कि नहीं नहीं ये पढ़ रहा है, 2 साल इसको पढ़ने दो, कहीं नहीं भेजोगे। और आचार्य नरेंद्र देव बीच में चीखते हुए बोले कि चंद्रशेखर इन प्रोफेसरों के चक्कर में मत आ जाना, इन्होंने कई होंगी जिंदगी हम बर्बाद कर दी है, तुम्हारी कर देंगे, तुम जाओ और निश्चित रूप से देश कार्य में जुटो। अपने गुरु का वो आदेश पाकर वो निश्चित रूप से देश कार्य में जुटा और निरंतर अपने गुरु के सिद्धांतों पर बना रहा था। आचार्य नरेंद्र देव वही शख्स है, हिस्ट्री जानने वाले मैं छात्रों को या मेरे साथियों को फिर बताना चाहूंगा कि गांधी जी ने देश की आजादी के टाइम में कहा था कि आचार्य नरेंद्र देव को इस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए। तो गांधी जी भी उनके फेवर में थे। आचार्य नरेंद्र देव राजनीति में सूचिता के सिद्धांत रखने वाले व्यक्ति रहे होंगे, उनके चले थे चंद्रशेखर। जैसा भी 1981 के सारनाथ सम्मेलन की मैं बात कर रहा था, जो कि जनता पार्टी का एक बड़ा अभूतपूर्व सम्मेलन हुआ था, जब वहां पर एक बड़ी लंबी चौड़ी जमीन पर एक पूरा नगर बसा दिया गया था उस सम्मेलन के लिए, तो उस नगर का नाम आचार्य नरेंद्र देव नगर रखा गया था बाद में। तो आचार्य नरेंद्र देव का उन्होंने खूब सम्मान भी किया और जेपी का वो खूब सम्मान करते रहे। जेपी के गांव के अंदर, जेपी के गांव को यदि किसी ने बाद में डेवलप किया था तो वो चंद्रशेखर थे, भले वो अपने गांव के अंदर नहीं कर पाए होंगे लेकिन वहां पर किया था। एक व्यक्ति जो सामंती परिस्थितियों से निकल कर आया होगा, जिनके परिवार का एक, मैं जब उनकी किताब पढ़ रहा था तो वो कह रहे थे कि मुझे ये जानकारी नहीं कि इब्राहिम पट्टी में हमारा गांव कहाँ से आया था। मैंने एक बार एक कुर्सीनामा भी बनाया था कि हम कहाँ से क्या आए, लेकिन वो भी खो गया, तो अब मुझे उतनी जानकारी नहीं है। पर उन परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति ने उस समय कितना बोल्ड डिसीजन लिया होगा कि अपने नाम के आगे का सिंह हटा दिया था, अपना उपनाम हटा दिया था। उन दिनों में वो इन सबको मानने वाले लोग थे। जब मैं उनको देखता हूँ, किसी को ये भी लग सकता है कि उनका सिंह जो उपनाम हटाना है, वो सिंह नाम हटाना जो है वो प्रोपेगेंडा हो सकता है, पर फिर मुझे लगता है कि यार उसी धरती से गौतम बुद्ध और महावीर आए थे और उन्होंने भी इस प्रकार के कोई नाम प्रयोग नहीं किए। यकीनन वो वास्तविक क्षत्रिय थे जिन्होंने क्षत्रिय की तरह अपने मूल्यों का, सिद्धांतों का हमेशा पालन किया था।